We will now talk on National Agricultural Research System of developed countries. The NARS of developed countries have made significant contributions toward improving the welfare of the poor, both in their own countries and in the developing countries. जो NARS हैं उन्होंने अपनी खुद की कंट्रीज में भी और डेवलपिंग कंट्रीज में भी बहुत काफ़ी काम किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, एंड ये जो NARS हैं ये हैं आपके डेवलप्ड कंट्रीज के. They have played an important role in global research system. उनका जो global research system है उसके अंदर काफ़ी बड़ा रोल रहा हुआ है. And in the quest of global food security and environmental and resource sustainability also. इन्होंने global food security और जो environmental and resource sustainability है उसके reference में भी इन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया है. Even though their first priority is to seek solution to the problems faced by agriculture in their own country, it is important to their own self-interest and to the productivity of global research system that they continue to collaborate with other NARS and with international research centers. मैं अंडरस्टूड सी बात है, उनका खुद के लिए कंट्री के लिए तो जरूरी है ही है ये सारी चीज़ें, लेकिन खुद के इंटरेस्ट के लिए भी, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो ग्लोबल रिसर्च सिस्टम के साथ में भी जुड़े रहे और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके जो NARS हैं उनके साथ भी जुड़े रहें. अगर वो नहीं जुड़े रहेंगे तो आप अकेले नहीं काम कर सकते, ये चीज़ हम सबको पता है. Developed countries and international organizations must recognize the value of agriculture research and continue to support and encourage basic and strategic research. ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर रिसर्च अगर नहीं होगी तो आगे आने वाले सालों के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि पानी की कमी हो रही है, लैंड की कमी हो रही है, सॉइल की क्वालिटी पुअर होती जा रही है, फर्टिलाइज़र और इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, आपके इंसेक्ट्स जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, माइक्रोब्स जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं. तो इन सब को अगर ओवरकम करना है ये सारी प्रॉब्लम्स को, तो एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर स्ट्रेस देना बहुत ज़्यादा जरूरी है. मैनी डेवलप्ड कंट्रीज जो है अपनी उनकी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी इन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च. तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो अप्लाइड रिसर्च है और बेसिक रिसर्च है उसके अंदर उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सब चीज़ों के अंदर. यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट इंडस्ट्री have become increasingly important component of the research system of industrialized countries, particularly in high-cost biotechnology research. It is clearly in the best interest of developing countries to find ways to mobilize such competencies to work on problem of agricultural development in poor countries. जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट एंड पब्लिक, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो गई हैं एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर और रिसर्च के अंदर पर्टिकुलरली. जरूरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर का ही हो, लेकिन वो रिसर्च के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और ये जो बायोटेक्नोलॉजी की जो हाई कॉस्ट रिसर्च आ रही है उसके अंदर ये प्राइवेट और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बहुत अच्छा पार्ट ले रही हैं. अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से एक सिग्निफिकेंट रोल खेलना शुरू कर रखा है ग्लोबल रिसर्च के अंदर. वो ये जो उनका रोल है ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च का ही नहीं है, वो रिसर्च के अंदर ट्रेनिंग देने का भी रोल बहुत अच्छे से निभाती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका बेसिकली रिसर्च तो ये करती हैं इंटरनेशनल लेवल की, साथ में जब ट्रेनिंग देती हैं स्टूडेंट्स को वहाँ पर, तो वो स्टूडेंट्स भी जब बाहर निकलते हैं तो उनका भी रिसर्च के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट रहता है. यूनिवर्सिटीज़ इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सपर्टीज इन अप्लाइड रिसर्च एज वेल. उनका अप्लाइड रिसर्च के अंदर भी बहुत ज़्यादा योगदान है, विद अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ इंटीग्रेटिंग रिसर्च ओवर द एंटायर कंटिन्यूम फ्रॉम बेसिक टू अडेप्टिव. वो काफ़ी लंबे सालों से, काफ़ी बहुत साल हो चुके हैं उनको इन चीज़ों के अंदर काम करते हुए, और वो बेसिक से लेके अडेप्टिव रिसर्च जो होती है टोटल सारी रिसर्च को वो यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और स्टूडेंट्स को
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको सिखाते हैं, और वो जो स्टूडेंट्स हैं जब वो यहाँ से पास आउट होते हैं तो उनको एडवांटेज होता है। इन सम कंट्रीज दे इफेक्टिवली इंटीग्रेट रिसर्च विथ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। तो कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन की होता है रिसर्च का और एक्सटेंशन का, ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं कंट्रीज, इनके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इस तरीके से डेवलप होते हैं, सिलेबस इस तरीके से डेवलप होता है इनका कि इनका इंटीग्रेशन रहता है रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन तीनों का। ये तीनों के अंदर मतलब तीनों को इस तरीके से सिलेबस अपना डेवलप करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो इन तीनों चीज़ों से इन्फॉर्म्ड रहे, ठीक है। तो they can provide substantial scientific stimuli to research, education, and extension in developing countries through greater interaction with research organization, including universities in developing countries. इनका जो एक्सटेंशन का काम होता है और एजुकेशन का काम होता है और जो रिसर्च का काम होता है ये भी कोलैबोरेशन के अंदर होता है। कुछ ये लोग कोलैबोरेट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, कुछ करते हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में। It is in their interest to build global programs and provide their students with a global perspective. इनका जो मेन वो रहता है कि भाई ग्लोबल प्रोग्राम हो और जो स्टूडेंट हो उसको पूरे सब चीज़ों का अंदेशा रहे, क्या करना है क्या नहीं करना है। An opposing factor is that because of reduced public funding, universities in developed countries conduct more of their research under contract to private firms. This is typically accompanied by a reduction in their interest and expertise in tropical agriculture, and sometimes by severe restrictions on the information they can exchange with researchers from different institutions. This is likely to slow the transfer of science and technology to developing countries and reduce the attention given to larger global problems. एक कंडीशन ये रहती है, यूनिवर्सिटीज क्या होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के पास फंड्स नहीं होते हैं तो वो क्या करती हैं, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में टाई अप कर लेती हैं। तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में टाई अप कर लेती हैं तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उनको रिसर्च के लिए फंड करता है और केमिकल्स के लिए फंड करता है, और वो जो फंडिंग होती है वो फंडिंग उनको इस कंडीशन पे मिलती है कि आप जो भी काम करोगे वो उसी एरिया से करोगे जिस एरिया से हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। सपोज करो एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी अगर बनाना के ऊपर काम कर रही है और उसके साथ हम लोग टाई अप करते हैं तो MOI जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सिर्फ और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOUs जो होते हैं यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशन के, तो MOUs के अंडर हम बनाना के ऊपर ही काम कर सकते हैं या बनाना एसोसिएटेड चीज के ऊपर ही काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो फंड दे रहे हैं वो हमारे को फंड एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वर्क करने को ही दे रहे हैं, हमारे को वो फंड जो है वो किसी और एरिया के ऊपर वर्क करने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस कारण से हम जो भी काम करेंगे हम वो सारे के सारे काम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर ही करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे यूनिवर्सिटीज हायर करेंगे लोगों को, उन लोगों का बैकग्राउंड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड के बेसिस पर ही होगा। अगर हम बनाना पे काम कर रहे हैं तो हम बनाना से ही एसोसिएटेड, जिस बंदे का एक्सपीरियंस बनाना के ऊपर है उसी से ही हम उसको हायर करेंगे, ग्राउंडनट वाले को हायर नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राउंडनट रिसर्च अलग हो जाती है, बनाना रिसर्च अलग हो जाती है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक तो हमारा रिस्ट्रिक्शन ये हो गया कि हम जो मैन पावर हायर कर रहे हैं वो मैन पावर जो है वो हमारे को बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखनी पड़ेगी, रिसर्चर्स जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहेंगे। फिर जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हमने कोई रिसर्च करी और उस रिसर्च के अंदर वो ग्लोबल उसके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन वो पेटेंटेबल भी है, तो फिर क्योंकि हमने फंडिंग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ली है तो हमारे को ये इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को देनी पड़ेगी और वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये पेटेंट होगा कि ये ग्लोबल उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। क्योंकि
ऑर्गेनाइजेशन तो फॉर प्रॉफिट होती है ना, इसलिए। ठीक है। फिर तीसरी बात ये हो जाती है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं पब्लिकेशंस, तो वो पब्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, हम हर चीज़ पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और साइंस को और जो टेक्नोलॉजी जो है वो उसको ट्रांसफर को स्लो कर देती है। तो डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये इंफॉर्मेशन बहुत देर से पहुंचती है, और ये जो चीज़ है ये एक थोड़ा सा इशू वाला टॉपिक है। हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च इन recent years has been the increased role of private sectors in the developed and more advanced developing countries. Its role in biotechnology research and application on farmers' fields have been very promising. The private sector, however, only conducts research on technologies and products. For example, pesticides or hybrid varieties which cannot be replicated by farmers, that can be protected through IPR. Strengthening the laws related to IPR has encouraged investment by the private sector. यहाँ क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेकर आया है एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर। इन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है रिसर्च के अंदर। लेकिन एक सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि ये जो रिसर्च करता है ये उस हिसाब से रिसर्च करता है कि इसकी रिसर्च आईपीआर के थ्रू प्रोटेक्टेड रहे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, पेटेंट और ये सब चीज़ें होती है, इनके द्वारा इनकी जो रिसर्च है वो प्रोटेक्टेड रहती है। जो इनकी अभी जो रिसेंटली अपने आईपीआर के लॉज आए हैं, इन लॉज के कारण जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये इन्वेस्टमेंट भी करना चाहती हैं रिसर्च के अंदर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज जनता को होता है एट द एंड ऑफ द डे। Market reforms and more open policies to attract private investment have also encouraged the private sector to invest more in research and to develop technologies suitable for different agroecological markets. For example, in Mexico, with the opening of seed market in the early 1900s, the sale of hybrid maize seed by private companies more than doubled. 1990 के अंदर मेक्सिको के अंदर मेज के जो भुट्टे के जो सीड थे वो इन्होंने जब प्राइवेट कंपनीज ने के लॉज जब चेंज हुए तो इन्होंने उन सीड्स को जब सेल करना शुरू किया तो क्वांटिटी नियरली डबल हो गई थी। इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स, the IARC of the CGIAR and other associated countries have particular advantages in strategic and applied research. Their regional or global mandates allow them to do research on problems of interest over broad areas, strategic research, and their location, mostly in developing countries. This gives them an added advantage of being able to conduct research on site. Because their research objectives transcend national and regional interests, IARC are uniquely positioned to conduct activities of an international public nature. In addition, they are well placed to act as conveners of other partners in the global system, playing a valuable catalytic role in the establishment of new partnerships and new ways of operating. Given the relatively small investment in IARC, they must continue to focus their activities and set their priorities on those areas where they have distinct advantage over national systems. हम बात कर रहे हैं रोल promoted by CGIAR and all these organizations in promoting food security, reducing poverty, and protecting the environment. Investments in national and international agriculture research should increase in the future. ये चीज़ हमें सबको अच्छे से पता है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च में, तो आने वाले टाइम पे बहुत दिक्कत आने वाली है। There is a continuous need for new technologies and techniques to be developed to keep pace with the growing demand of food without price increase or deteriorating natural resources and environment. Understood सी बात है।
अगर ये रिसर्च नहीं हुई तो आने वाले टाइम पे कॉस्ट बढ़ेगी खाने की और एनवायरनमेंट का डिटोरिएशन कंटिन्यू हो जाएगा. Investment in agricultural research have been and will continue to be highly beneficial to society in solving problems of food security and poverty. ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट अगर रहेगा तो सोसाइटी के साथ जो इश्यूज हैं फूड इनसिक्योरिटी के और पॉवर्टी के, वो इम्प्रूव होंगे इस इन्वेस्टमेंट से. और ये इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर रिसर्च को ही जाना चाहिए, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर रिसर्च पे. Research and technology generation are central to achieving the structural transformation of the agricultural sector. ये जो आपकी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का जो वो है, ये बहुत ज़्यादा सेंट्रल पॉइंट है. अगर आपको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना है एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो ये रिसर्च और टेक्नोलॉजी का जो जनरेशन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Agricultural and rural development, in turn, is crucial to the overall economic, social, political, and cultural progress of humanity. जो एग्रीकल्चरल और एंड रूरल डेवलपमेंट जो है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए. There is little doubt that the necessary increase in total resources devoted to agricultural research globally will not come about unless researchers and research institutions demonstrate that they can increase the productivity and effectiveness of the resources already devoted to agricultural research. Such improvements will require major institutional reforms and we will discuss them. अभी जो चीज समझनी है वो ये है कि अगर अभी हाथ में जो हमारे पास रिसोर्सेज और रिसर्च है, अगर हमने उसको ढंग से डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, तो आने वाले टाइम पे जो रिसर्च के ऊपर और ज्यादा डिवोट हो रही है रिसोर्सेज का, वो कम हो जाएगा. ये क्या क्या इंक्लूड होते हैं? मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या है? Correcting major flaws in public agricultural research institution in developing countries. सबसे पहला तो है कि पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं, उनके अंदर जो अभी फ्लॉज हैं, उनको हमारे को रिफॉर्म करना है, कम करना है, चेंज करना है. Meaningfully involving the clients of research, that is farmers and other natural resource users, individually and collectively. जो क्लाइंट्स ये हैं आपके नेचुरल रिसोर्स के, फार्मर्स और इंडिविजुअल्स जो हैं, इनको आपको अलग से और इकट्ठा करके यूज़ करना है और इनको इन्फॉर्म करना है सारी चीज़ों के बारे में. In the selection of research priorities, the conduct and continuing evaluation of research program and in validation of research results. और इनको आप कहाँ यूज़ करोगे? इनको आप रिसर्च के अंदर यूज़ करोगे. जो रिसर्च हो रही है उसके रिसर्च के ट्रायल्स के अंदर आप यूज करोगे. उस ट्रायल्स का जो इवैल्यूएशन हो रहा है, उस इवैल्यूएशन के अंदर आप इनको इन्फॉर्म करके रखोगे. जो रिसर्च का रिजल्ट आ रहा है, जो आपने वैलिड किया है, रिसर्च का वैलिडेशन किया है, उस वैलिडेशन के अंदर आपको इन लोगों को इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा. तो ये जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं रिसर्च के, इनको आपको रेगुलरली अपनी जो रिसर्च हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा. ये कौन कौन होंगे? ये आपके फार्मर हो गए, ठीक है ना. Foraging effective partnership domestically with universities, NGOs, private firms, and other entities involved in the technology development and implementation process.
Foraging effective partnerships domestically with universities, NGOs, private firms, and other entities involved in the technology development and implementation process. इनको अब क्या करना है? पार्टनरशिप करनी है, डोमेस्टिकली भी करनी है, इंटरनेशनली भी करनी है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी करनी है, एनजीओज़ के साथ भी करनी है, प्राइवेट फर्म्स के साथ भी करनी है। और मेन एम जो है वो है कि आपको अपना टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। दैट्स द मेन एम। और उस टेक्नोलॉजी जो आपकी डेवलप हुई है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो इम्पोर्टेंट है। Foraging effective partnership with international research institutions such as the CGIAR centers and other advanced research organizations, AROs, as well as strong collaborations among NARS within a region through collaboration in the various regional agricultural research associations. तो ये सारी चीजें इनके लिए इम्पोर्टेंट है। The current development of regional organization of NARS and their more active role on the international scene are positive signs. Such regional organizations have three main advantages. Firstly, they enhance research collaboration. They permit small NARS to take advantages of economics, of scale and scope. And in the case of large NARS, they can be very useful instrument in overcoming the stifling bureaucratic constraints, restricting them from focusing their efforts on specific development objectives. The second potential advantage of regional organization is to help organize and coordinate the numerous initiatives of outside actors such as IARC, the ARO, and individual donors. The third advantage is to address issues and constraints that can only be effectively addressed through regional collaborative efforts. For example, the management of natural resources and transcend national boundaries. There is also scope for increasing the efficiency and impact of donor funding by improving and consolidating donor support to developing countries NARS. As partners in the system, donors must find ways to collaborate and support agricultural research with less overlaps and inefficiency. Funding reforms will require the investment of strong political capital and support. The development of national commitment at both highest political and financial level and not simple at the level of NARS director and donor is essential. The role of agricultural research in achieving sustainable food security and contributing to agricultural development is clear. Productivity must increase and must do so in an environmentally sustainable manner. Economic reforms include policy changes and trade liberation will provide a favorable environment for future production increase. However, technology and management innovations are still needed to sustain and increase food production in both high and low potential areas, often where natural resources are already under considerable pressure. Science-based agricultural technology developed through agricultural research can accomplish these goals, provided that substantial investment continued to be made in the agriculture and rural sector of developing countries generally and in their knowledge system specifically, that is, in agriculture research, education, extension, information, and communication system.
Institution and organization concerned with the knowledge system are reformed so that information is widely shared. Research priorities reflect the genuine need of stakeholders. Responsibilities for generating and disseminating technologies rest at the level most appropriate to achieve results, and existing resources are used more effectively. Investments and institutional changes are needed first and foremost in NARS. This is true both for developed countries, which generally have a good record in this regard, and for developing countries, some of which have a dismal record in consistency of support to agricultural knowledge system. No blanket funding recommendation is possible, but significantly increased financial support is needed in many countries to improve food security in a sustainable manner. Developing countries will often require an investment in their agriculture research system at the level of 1% of the value of agricultural output over the short term and 2% in the long term. Continued and Continued and increased donor support to national program is critical, although this might be conditional or adequate country commitment. Greater synergy among donors effort is also critical. Financial support for the international agricultural research system must be strengthened to provide the support necessary by developing country. NARS investment in CGIAR research should increase to facilitate its mission of promoting sustainable and efficient agriculture for food security, poverty alleviation, and environmental protection. Increased funding, while necessary, will not suffice. Investment and changes are also needed concurrently in relevant institutions at the regional, international, and global level. All partners at all levels must seek and develop new relationships and new modalities of collaboration, bringing modern science to bear on problems in poor countries, especially the beneficiaries of research technology must have a strong voice and must be part of collaborative effort. Taken together, these changes will enable a rapid evolution of an existing but often nascent global agriculture research system. For these changes to occur, political commitment at all levels is essential in both developing and developed countries. For the support of agricultural research, the consequences of failure to transform and invest sufficiently in agricultural research will be greater food insecurity, especially among those with little or no purchasing power, with greater incidence of poverty and increased degradation of resources and the environment. हम बात कर रहे हैं CGIAR सिस्टम की। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1971 में हुआ था और इसका जो रोल था इंटरनेशनल रिसर्च के अंदर वो उस टाइम से अब तक काफ़ी इंक्रीज हुआ है. So since its establishment in 1971, the leadership role of CGIAR in international research has grown. जो कि अंडरस्टूड सी बात है, अगर इतना टाइम लगेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो इतने साल में वो डेफिनेटली ग्रो करने की कोशिश तो करेगा ही करेगा. और इस केस में इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी किया है. The CGIAR system consists of 16 IARC spread throughout the world. जो CGIAR system जो है वो 16 IARCs all over the world के अंदर है and वो काफ़ी फैला हुआ है. Although it accounts for only 4% of global agricultural research expenditure, its impact has been significant. इसका जो फाइनेंशियल रिसर्च एक्सपेंडिचर जो है, जितना ये अमाउंट रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है ग्लोबल लेवल के ऊपर, वो टोटल ग्लोबल का सिर्फ 4% है, लेकिन वो 4% भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है, काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है. The initial emphasis of CGIAR research
was on increasing the productivity of major food grains. जो इनका शुरुआत का एम्फोसिस था, जो इनका मेन एम था जब ये 1971 में एस्टैब्लिश हुए थे, ये था कि भाई इनको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है मेजर फूड ग्रेन्स की। वो फूड ग्रेन्स कौन कौन से थे? वो थे व्हीट, मेज और राइस। साथ ही साथ इनको ये भी ध्यान रखना था कि इनका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो था कि भाई हमारे को फूड इनसिक्योरिटी को रिड्यूस करना है। भाई जिस कंट्रीज के अंदर फूड नहीं पहुंच रहा है उसको भी हमारे को रिड्यूस करना है कि भाई वो जो फूड है वो फटाफट पहुंच जाए और जो इनसिक्योरिटी है वो रिड्यूस हो जाए। और फाइनली इनको थोड़ा सा पॉवर्टी से भी अपने आप को एसोसिएट करना था, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से किया है, और पॉवर्टी को भी रिड्यूस करने का इनका एम्फेसिस था। The focus of the CGIAR was subsequently extended to include other food and non-food crops, livestock, fisheries, forestry, genetic resources and natural resources management, and environmental sustainability issues. फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे इनके फोकस जो थे वो भी ब्रॉड होने लगे। अब इनके जो फोकस हैं वो इंक्लूड करते हैं बाकी के फूड ग्रेन्स, अदर जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं वो लाइव स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, और जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं ये सारी चीज़ें, नेचुरल रिसोर्स जो है इनका वो सब, एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड जो सारी चीज़ें हैं, इश्यूज हैं वो सब, तो ये सारी चीज़ें इनकी इनके फोकस के अंदर इंक्लूड हो गई थी। This involved an expansion of emphasis beyond germplasm conservation and improvement. ये जो सारा जब इनका फोकस इंक्रीज हुआ तो इस फोकस के इंक्रीज होने से ये पता पड़ा कि ये जो एम्फेसिस है ये जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन और इंप्रूवमेंट से बढ़कर है। The CGIAR centers together houses the largest collection of plant germplasm in existence. The CGIAR centers have dual responsibilities. इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोहरी है। एक हाथ पे तो इनको हाई क्वालिटी रिसर्च देना है, ठीक है ना, और दूसरे हाथ पे इनको NARS जो है उनकी मदद करनी है। तो ऑन वन हैंड दे नीड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट इन लार्ज क्वांटिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू प्रोवाइड क्रेडिबल लीडरशिप टू ग्लोबल रिसर्च सिस्टम। क्या मतलब कि एक हाथ पे तो इनको हाई क्वालिटी रिसर्च करनी है, वो रिसर्च का जो आउटपुट आना चाहिए वो काफी लार्ज क्वांटिटी के ऊपर यूजफुल होना चाहिए। वो लार्ज क्वांटिटी पे इसलिए यूजफुल होना चाहिए क्योंकि उसको ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है ना। और अगर ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इनकी जो लीडरशिप है वो कमजोर पड़ जाएगी। समझ में आई बात? दूसरे हाथ पे दे नीड टू हेल्प NARS टू बिल्ड देयर कैपेसिटी थ्रू कोलैबोरेटिव रिसर्च and training of scientists and research managers. CGIAR centers have done a commendable job in fulfilling both responsibilities and need to continue these efforts into the future. अब इनके साथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दूसरी पहलू था वो था कि इनको ट्रेनिंग भी करवानी है और कोलैबोरेटिव रिसर्च भी करानी है, और इस ट्रेनिंग को और कोलैबोरेटिव रिसर्च को और रिसर्च का जो मैनेजमेंट है इस चीज के अंदर भी इनको टॉप पर आना है। तो इन्होंने इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर काफी अच्छी जॉब करी है, ठीक है। दे नीड टू कंटिन्यू दीज एफर्ट्स इन फ्यूचर इफ सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, पॉवर्टी एंड रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन आर टू बी परस्यूड सीरियसली। अगर इन चीजों के ऊपर काम रेगुलरली करना है, अगर इन चीजों के ऊपर इम्प्रूवमेंट करना है, फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, तो इनको इन चीजों के ऊपर कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा काम। The lack of sufficient economic incentives for private sector research to develop technologies
in developing countries, coupled with a decline in international involvement of developed country universities and NARI, has increased the role of CGIAR research to support technology generation to meet the need of developing countries. एक इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की बहुत ज़्यादा लैक है, प्राइवेट सेक्टर जो है उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है। फिर जो इंटरनेशनल कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज़ हैं और NARIs हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, उन लोगों का भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम होता जा रहा है। इसी कारण से जो CGIAR है उसका जो रोल है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। While the system has been involved in training scientists and research administrators from developing countries, it is clear that CGIAR's role in NARS capacity building can only be catalytic and achieved mainly through collaboration in conducting research programs. Yet, such collaboration has a crucial role in increasing food production and safeguarding natural resources and the environment through provision of advanced technologies for the poor whose needs are not met by the market. We'll talk about linkaging global research partners. Institution comprising the global agricultural research system needs to find new and innovative ways of working together in order to increase the efficiency and effectiveness of scarce financial resources. जो इंस्टीट्यूशंस हैं ग्लोबल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम के, इनको एक नई और इनोवेटिव वे ढूंढनी पड़ेगी एक साथ काम करने की। क्यों? क्योंकि इनको अब इंक्रीज करना है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी कमी का, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। इतने ज़्यादा फाइनेंसेस अभी किसी के पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लोगों को 8-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, 2-2 महीने से काम करके भी उनको तनख्वाह नहीं मिली है। तो भी इसी कारण से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तनख्वाह दे नहीं पा रही हैं, तो उनको रिसर्च करने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी। अगर उनको फंड्स यूटिलाइज करने हैं तो उनको अपना एक नई अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, और ये जो नई अप्रोच है ये नई इनोवेटिव वेज से आएगी। The emphasis of NARS should now be on developing new partnership to capitalize on shared resources in regional arrangements, to access advanced research methodologies such as biotechnology from the private sector, and to improve the efficiency of research efforts in non-natural resource management, which falls outside the scope of national agriculture research and has international implications. In short, partnerships need to be numerous, diverse, innovative, and substantiative. At the same time, it must be recognized that partnerships, linkages, and collaborations have their cost. These costs need to be minimized and roles defined so that attempts at collaboration do not reduce efficiency and place even greater strains on declining budget. The privatization of research and IPR points to the far larger role for the private sector. Strengthened partnerships are needed between private and public sector research. Institutions, particularly in developing countries, that must keep pace with advance in new technologies and fully capture the benefits of their utilization. Such partnership will speed up the commercialization of public research results and products, thereby reducing the time lag between the development and adoption of new technologies. No one yet knows exactly what form these partnerships will or should be taking, given the challenging of reconciling a range of different, sometimes apparently conflicting objectives. In particular, private sector entities are legitimately seeking higher profits for themselves, whereas the legitimacy of public research institutions rests on the pursuit of public goods and social benefits. Example, poverty alleviation, conservation of natural resources, public education, etc. Fortunately, these are already many diverse examples of successful public-private partnership in agriculture research.
These examples provide hope that collaboration is indeed possible and can provide lessons on how such collaborations can be achieved. While private research focuses on high-value crop and patentable technologies, international public sector research continues to focus on technologies that are national or international public goods. The major challenges of food security, poverty alleviation, and resources and environmental sustainability are not restricted to countries or one region of the world. In an increasingly interdependent world, there will be greater opportunities for bilateral and multilateral collaboration to address these national and regional problems. Such collaborations offer significant economies of scale and scope, greater accountability for both negative and positive externalities, and greater opportunities to exploit recent advances in biotechnology, geographic information systems, and communication technologies. Finally, beneficiaries of technologies must be included as full partners in the system. A demand-driven system implies that ultimately users of technologies have strong voice in setting priorities, evaluating the technology, and validating the results. The global research system should be at its full efficiency to fuel a population that is not only growing in number but also consuming more higher quality and higher value products.